अंजलि एक ऐसी बहू है जो परिवार को लेकर चलने वाली है। 2 दिन पहले अपने मायके आई अंजलि अपनी माँ के हाथों से निवाला खा रही थी, तभी उसका फोन बजता है। नमस्ते फूफा जी, पाई लागू, कैसे हैं आप सब? खुश रहो बेटा। अंजलि, हम लोग तुम्हारे शहर की तरफ आए हुए थे, सोचा आज शाम को तुम्हारे घर आ जाए, इसी बहाने तुमसे और भैया भाभी से मुलाकात हो जाएगी। ना 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 ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप फूफा जी। अच्छा तो नहीं आए, इसीलिए बेटा मैंने पूछ लिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे किसी के घर पहुंच नहीं सकते। चलो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम मेरी जरा अपनी सास से बात करवा दो, वो क्या है ना, भाभी फोन नहीं उठा रही है। एक ही बार में कितनी गलत बातें कहेंगे फूफा जी आप। अपने घर आने के पहले कोई फोन करके पूछता या बताता है क्या? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। और ये क्या कह रहे थे आप, तुम्हारा घर? वो घर मेरा कैसे हो गया? वो मम्मी जी और पापा जी का घर है, बुआ जी का घर है, आपका घर है। आप बिल्कुल शाम को पहुंची। और जहां तक बात रही मम्मी जी से बात करवाने की, तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मम्मी जी से अभी तो बात नहीं करवा सकती। आप उन्हें फोन कीजिए या फिर पापा जी को कर लीजिए। तुम अपने मायके गई हुई हो, फिर क्या ही आएंगे बेटा। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे फूफा जी, आप हमारे शहर में आए और घर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मायके तो फिर मैं कभी भी आ जाऊंगी, पर आपका आना रोज रोज थोड़ी ना होता है। अभी तो 2 दिन हुए हैं आए, मना कर देना। आप बस शाम को घर पहुंचिए फूफा जी, मैं आपसे पहले घर पर मिलूंगी, गरम गरम अदरक वाली चाय और आपके पसंदीदा बेसन के लड्डुओं के साथ। अभी अंजलि ने सही में अनपैकिंग भी नहीं किया था कि वो वापस अपने ससुराल लौट रही थी। अपनी बेटी को जाता देख माँ का कलेजा फटा जा रहा था। एक ही शहर में रहते हैं हम, उसके बाद भी पूरे 1 साल के बाद आना हुआ तेरा, और वो भी दूसरे दिन तू वापस जा रही है। हर बार कभी किसी के लिए तो कभी किसी के काम में फंस जाती है तू। ऐसे ही कन्यादान नहीं किया मैंने तेरा कि तू अपना मायका ही भूल जाए। तुम तो नाराज हो गई मम्मी। अब फूफा जी को ना तो नहीं कह सकती थी ना। मैं वादा करती हूँ जैसे ही फूफा जी विदा होंगे मैं वापस आ जाऊंगी। बैग तो पैक है ही, मैं गौरव को फोन कर देती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। वहां मम्मी जी अकेले सब संभाल नहीं पाएगी, और मैं ना रहूं ना तो मम्मी जी बौखला जाती है। मेरी बेटी के ससुराल वाले बड़े भाग्यशाली है। चल बेटा, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। और बस अंजलि अपने ससुराल आ जाती है। कितने दिन बाद तू अपने मायके गई थी बेटा, मैं तो थी ना यहाँ पर, मैं संभाल लेते। क्या जरूरत है तुझे इतनी जल्दी वापस आने की? आप सब नहीं संभाल सकती मम्मी जी, आप भी जानती हैं। अंजलि की ये बात सुनकर लीला उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे गले लगा लेती है। अब बता बाबू, क्या तैयारी कराऊं? ननद तो ननद होती है, भले उम्र में छोटी हो। साथ में तेरे फूफा जी ससुर भी आ रहे हैं। मैं जाती हूँ, फटाफट सारी तैयारी कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। वो तुरंत किचन में जाती है और फ्राइड राइस पनीर की सब्जी तैयार करने के बाद बेसन के लड्डू बनाने में लग जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और बुआ जी और फूफा जी पहुंच जाते हैं। अरे बहना, कैसी हो? अब तक तो अच्छी नहीं थी, बीपी शुगर सारी तकलीफें हो गई है भैया। हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं, उसके बाद भी देखो। टेंशन बहुत लेती है ना, जरा आप ही समझाइए भैया इसे। आजकल किसके बच्चे साथ में रहते हैं। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की, कॉलेज के वक्त से तो बाहर ही रहा था, फिर बाहर नौकरी करने लगा, फिर बीवी को लेकर भी बाहर ही चला गया। अब इसे लगता है कि मुझे बहू का सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे बेटे का सुख चाहिए, और इसी टेंशन में अपना शरीर गलाती रहती है। तो ये घर क्या आपका नहीं है दीदी? मेरे बेटे बहू क्या आपके बेटे बहू नहीं है? तभी अंजलि सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी तुमने बेसन के लड्डू भी बना लिए और समोसे भी। ये तो कुछ भी नहीं है फूफा जी, मैंने तो खाना भी बना लिया है। आप बताइए, पहले नाश्ता खाकर खाना खाएंगे या सीधा खाना लगा दूं? बुआ जी और फूफा जी को घर पर बड़ा अच्छा लगता है और वो दोनों रात को रुकने का तय करते हैं। 2 ही तो कमरे हैं घर में, दूसरे को आपने पूजा रूम बना रखा है। ना मैं अपने भाई को कमरे से बाहर आने को बोल सकती हूँ, ना ही बेटे बहू को। हम दोनों सोफे पर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप क्या बोल रही है बुआ जी? मेरे रहते आपको बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अरे पर वो कमरा सिर्फ तेरा नहीं है, बहू से भी तो पूछ ले वो क्या चाहती है। अंजलि हाँ ही कहेगी, मुझे पता है ना, मना करने का सवाल ही नहीं होता। बोलो अंजलि, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे साथ हॉल में सोने में? कमरे पर पहला हक आपका है बुआ जी, ये ठीक कह रहे हैं आप और फूफा जी जाकर कमरे में सो जाइए। अगली सुबह बुआ जी और फूफा जी वापस लौटने के लिए तैयार थे। अब मैं चलती हूँ भाभी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ। लगा ही नहीं कि माँ बाबू जी अब नहीं रहे। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप आप और भैया ही हैं।
आज भी मेरा मायका वैसा ही है। अंजलि और बाकी सभी बुआ जी को सोसाइटी के दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। अंजलि को वापस लौटता देखकर पड़ोसन प्रीति उसे रोकती है। अंजलि, अगर फ्री हो तो एक बात सुन लेना। अभी तो नाश्ता भी नहीं बना, जाकर नाश्ता बनाना है, पर प्रीति को ना भी तो नहीं कह सकती। मम्मी जी, पापा जी, आप घर पहुंचे, मैं 5 मिनट में आती हूँ बस। अपनी आदत से मजबूर अंजलि प्रीति को ना नहीं कह पाती और उसके घर चली जाती है। तुझे ना जरा संभालना पड़ेगा। वो आज ना मैंने अपने दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बना लिया। नाश्ते की तैयारी तो मैं कर दूंगी, पर मेरे सास ससुर को दोपहर में गर्मा गर्म खाने की आदत है, तो मैनेज कर देगी ना? बस दोपहर की बात है, शाम तक तो मैं आ जाऊंगी। मैंने तो मम्मी से वादा किया था कि बुआ जी की जाती ही मैं उनके पास चली जाऊंगी, पर प्रीति को ना नहीं कह सकती, उसे बुरा लगेगा। तू फिक्र मत कर प्रीति, मैं हूं ना, खाना तो मुझे बनाना है। चाचा चाची जी मेरे घर आकर खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रीति खुशी के मारे अंजलि को गले लगा लेती है। मुझे पता था तू कभी ना नहीं करेगी, तो ना बोल ही नहीं सकती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कहते हैं हद से ज्यादा मिठास भी कभी कभी नुकसान कर जाती है। अंजलि का सबको खुश रखने का यही स्वभाव अब धीरे धीरे उसके अपनी ही शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने लगा था। एक रात समीर ऑफिस से लौटते ही बेडरूम में चला गया। अंजलि, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है समीर? समीर बॉक्स खोलकर एक बेहद खूबसूरत डिजाइनर साड़ी निकालता है। तुम्हारी पसंदीदा डिजाइनर ड्रेस। पूरे 3 महीने से तुम इस पर दिलहारी बैठी थी ना, इस महीने इंसेंटिव मिला तो सबसे पहले मैंने ये खरीदी। ओह समीर, ये कितनी सुंदर ड्रेस है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। आई लव यू। मायके जाने और आने में इतनी मैं बिजी चल रही थी कि मैं तो इस ड्रेस के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। अंजलि को सरप्राइज देने के बाद समीर कमरे से बाहर आता है। यहाँ समीर बाहर निकलता है और वहां अंजलि की ननद कमरे में आती है। अरे वाह भाभी, कितनी प्यारी ड्रेस है। सच बताओ, कल कॉलेज में मेरा फेयरवेल है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। क्या मैं ये कल के लिए ले लूं? प्लीज भाभी, मना मत करना। ज्योति की ये बात सुनकर दरवाजे के बाहर निकला समीर वापस अंदर आ जाता है और अंजलि को ना करने का इशारा करता है। ये मैंने अंजलि के लिए स्पेशली पसंद किया है ज्योति, एक बार तुम्हारी भाभी से पहन ले, उसके बाद तुम इसे पहन लेना। अरे ज्योति दी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप बिल्कुल इसे पहन सकती हो। आप पर तो ये मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगेगी, रख लीजिए इसे। ज्योति के जाते ही समीर का चेहरा उतर जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। क्यों अंजलि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ समीर? ज्योति अपनी ही तो बहन है, वो खुश हो गई थी, इसमें बुरा क्या है? बात ज्योति की नहीं है अंजलि, बात तुम्हारी इस हाँ की बीमारी की है। तुम्हें पता है मैं कितने दिन से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। लोगों को खुश रखने में शायद तुम ये भी भूल गई कि आज हमारी रो का एनिवर्सरी है। समीर बिना खाना खाए सो जाता है। 1 हफ्ते तक दोनों के बीच ना के बराबर बातचीत हो रही थी। क्या बात हो गई, आजकल तो बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बहू की बात का सीधा जवाब ही नहीं देता। हाँ, वो थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, उसके बाद से मेरा मूड ऑफ है। तेरा मूड ऑफ है? लो जी सुन लो, जो तेरे पेट का ख्याल रखती है, तेरे माँ बाप का ध्यान रखती है, तेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को संभालती है, मूड ऑफ तो उसका होना चाहिए। देखा जाए तो नाराज होने का हक सिर्फ तेरी बीवी को है, तुझे नहीं। अरे खुद को किस्मत वाला समझ। यहाँ हमारे रिश्तेदार रोते हैं कि उनकी बहू उन्हें पूछती नहीं, और एक तू है कि। समीर को एहसास होता है कि वो अंजलि के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहा है और सब कुछ ठीक करने के लिए वो मूवी टिकट्स बुक करता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी अंजलि। अच्छा, ऑफिस से निकलती मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम तैयार हो जाना, फिर हम दोनों मूवी चलेंगे। 2 टिकट्स ले लिए मैंने, बस आधे घंटे का काम बाकी है मेरा। यहाँ सब रैप अप करके जल्दी से निकलता हूँ। ओह माय गॉड, सच में समीर? आजकल तो रिफिलिंग ऑप्शन भी चल रहा है पॉपकॉर्न टब में, बड़ा मजा आएगा। मुझे ना थिएटर के अंदर के समोसे बड़े पसंद है। तभी बेल की आवाज आती है। अपने पति से फोन पर बात करते हुए अंजलि दरवाजा खोलती है। अंजलि बेटा, मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना था, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? कितने बजे जाना है आंटी? यही कोई 7-8 बजे। ठीक है आंटी जी, मैं चलूंगी। समीर फोन पर ही था, वो सारी बात सुन लेता है और गुस्से में फोन रख देता है। एक सुबह, आज कोई कुछ भी कहे, कहीं कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है बहू, शाम 4 बजे निकलना है हमें। सुबह से 10 बार बता चुकी है आप ये बात बहू को। कोई बात नहीं पापा जी, 11वीं बार भी सुन लूंगी। तभी कमरे से एक ड्रेस लेकर ज्योति बाहर आती है। मैंने फाइनल कर लिया है, चाची जी के एनिवर्सरी में मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। ये देखो तुम्हारी बेटी को,
कोई गरीब नहीं है तेरे चाचा चाची। ये कैसी हल्की ड्रेस निकाली है तूने? बड़े बड़े लोग आएंगे वहां, तू ढंग का लगेगी तब तो जाकर किसी को पसंद आएगी। तो एक काम कर, रात के फंक्शन में ना साड़ी पहन ले, और बहू तू जो वो मैंने तुझे शादी में गहने नहीं चढ़ाए थे वही पहन के चलना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं, सोने की। सबको लगना चाहिए तू लीला देवी की बहू है। जी मम्मी जी। लीला ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, इसलिए अंजलि ने भी सोच लिया था आज किसी के साथ कहीं भी बाहर जाने का प्लान नहीं बनाएगी। वो कपड़े सुखाने छत पर जाती है और सामने की फ्लैट के बालकनी में खड़ी अपनी सहेली को देख लेती है। ओएमजी प्रीति, ये तो मुझे ही देख रही है, कहीं चलने को ना बोल दे। अपना मुंह छुपाकर अंजलि सीधा सीढ़ियों से नीचे आ जाती है, पर उसे क्या पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। अंजलि के फोन पर समीर की कलीग का फोन आता है। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? ये अच्छा है, मतलब तुम अभी भी खुद को मेरे पति की कलीग मानती हो, मेरी फ्रेंड नहीं। अरे नहीं यार, सच कहूँ तो मुझे लगता है तू मेरी ज्यादा क्लोज है, और इसलिए तो मैंने तुझे कॉल किया है अंजलि। वो मुझे ना एक शादी में जाना है, तो क्या तुम्हारी वो हैवी गोल्ड ज्वेलरी का सेट मुझे 2 दिन के लिए मिल सकता है? कौन सी गोल्ड ज्वेलरी का सेट, मैं समझी नहीं। याद है जब हम तुम्हारे घर आए थे, तूने अपनी शादी की एल्बम दिखाई थी, उन फोटोज में तुमने जो सेट पहना था तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्लासी पीस था। बस 2 दिन की बात है, मैं बिल्कुल वैसे ही लौट आऊंगी। लोगों की चीज लेकर रख लेने की आदत तो मुझ में है नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंजलि ने क्या किया होगा। अंजलि अपना गोल्ड सेट रितु को दे देती है और अपने पास रखी कोई हल्की सी ज्वेलरी पहनकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहले से पहुंची हुई लीला अपनी बहू को देखकर चौंक जाती है। यहाँ कब से सब पूछ रहे तेरी बहू कहाँ रह गई लीला, अंजलि कहाँ है, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, और ये क्या पहन कर आ गई तू बहू? मैंने तुझे कहा था ना हैवी सेट पहन कर आना, इतने लोग आए हुए हैं, सब क्या सोचेंगे? मम्मी ने पहले ही बताया था, तो तुमने भारी सेट क्यों नहीं पहना अंजलि? इसीलिए मैं कह रही थी कि अंजलि मेरे साथ जाएगी, पर तुझे था मैं अकेले कैसे आऊंगा पीछे से। तेरे चक्कर में मैंने बहू को घर पर छोड़ा और देखो क्या किया बहू ने। एक मिनट, रितु ऑफिस में सबसे पूछती चल रही थी कि किसी के पास ज्वेलरी सेट है क्या, कहीं तुमने अपना गोल्ड सेट रितु को दे दिया? अरे तुम्हें क्या हो गया अंजलि? मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। पार्टी से लौटने के बाद तो घर का माहौल और बिगड़ गया। मैंने तो सिर्फ ड्रेस मांगी थी भैया, उसमें भी आप नाराज हो गए थे। यहाँ देख लो, आपके दोस्त तो घर से सोना ले गए। जमाना ठीक नहीं है बहू, तुम रितु को फोन करो और उससे अपने गहने वापस मांग लो। वो नहीं आ सकती तो हम उसके घर चले जाएंगे। कुछ ज्यादा देर नहीं होगी पापा, रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजे या 12-15 लाख का सेट है, और वो भी पूरा, दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां, गले का हार, मांग टीका, कानों की बाली। आप शांत हो जाइए मम्मी जी, प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं रितु को फोन करती हूँ। अंजलि रितु को फोन मिलाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो अंजलि को पूरी तरह बदल कर रख देता है। हेलो रितु, सॉरी इतनी रात को फोन किया। अरे कोई बात नहीं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन कर ही सकता है, बोल क्या बात होगी? अरे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब वो क्या है ना, मेरी सास मुझसे वही सेट मांग रही है। उन्हें कल फंक्शन में जाना है ना, तो क्या तुम प्लीज वो सेट मुझे सुबह लाकर दे सकती हो? सेट? कौन सा सेट, मैं समझी नहीं। अरे मेरा ज्वेलरी वाला सेट जो मैंने तुम्हें नाके पर आकर पकड़ाया था ना, गोल्ड वाली मेरी ज्वेलरी जो मुझे शादी में मिली थी, जो तुम्हें बड़ी क्लासिक लगी थी। अरे वो जो तुम आज मुझसे लेकर गई हो। क्या गोल्ड ज्वेलरी का सेट तुमने मुझे दिया? ऐसा कब हुआ? हाँ, हर कोई किसी को अपनी शादी वाली ज्वेलरी क्यों देगा, वो भी आज के जमाने में? अरे तुम तो साफ साफ झूठ बोल रही हो रितु। मैंने तुम्हें अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दी थी, दोपहर में आई तो थी 2 बजे के अराउंड, तुम शायद भूल रही हो। अच्छा तुमने ये भी कहा था तुम्हें गहने पहनने की आदत नहीं है, तुमने देखा नहीं होगा, उस बॉक्स में गोल्ड सेट ही है पागल। अच्छा, तुमने अगर मुझे ज्वेलरी दी तो उसकी फोटो तो ली होगी, या फिर कहीं हमारी चैट तो हुई होगी इस बारे में। ऐसे थोड़ी ना हवा में तुम आकर मुझे अपने सोने के गहने दे दोगी। कोई बचपन से तो जानते नहीं हम एक दूसरे को, अभी 6 महीने पहले तो दोस्ती हुई है। तुम्हें दुनिया में कोई और नहीं मिला क्या है? चलो फोन रखो, मैं बहुत बिजी हूँ। अंजलि हक्की बक्की रह जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और वहीं फर्श पर बैठ जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? ना करने का तो मेरे पास कारण भी था। मम्मी जी, आपने कहा था मुझे पार्टी में सोने की गहने पहनूं, मुझे आपकी बात याद रखनी चाहिए थी, मैंने हाँ क्यों कह दिया?
अरे तो झूठ बोल रही है मम्मी जी, मेरा भरोसा कीजिए। पापा जी आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने मेरी शादी के गहने अपने मायके में दे दिए या मैंने उसे बेच दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम से कह रही हूँ। समीर, तुम तो जानते हो ना मुझे ना बोलना नहीं आता, और तुम भी तो कह रहे थे रितु ऑफिस में सबसे ज्वेलरी मांग रही थी, उसने मुझे फोन किया था। अंजलि फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी, पर अब क्या हो सकता था। अगली सुबह पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। काफी प्रॉब्लम होती है और एक लंबी जांच पड़ताल के बाद अंजलि को अपने गहने तो नहीं मिलते, पर उसके बदले रितु को उसे पैसे चुकाने पड़ते हैं। इस सारे शापे के बाद एक चीज होती है कि अंजलि की हाँ कहने की बीमारी छूट जाती है।